Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to cover 22 important multiple choice questions on accounting that are essential for your exams. यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4.0 और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक संपत्ति है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लैंड यानी कि भूमि, बिल्डिंग यानी कि भवन, गुडविल यानी कि ख्याति, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि प्रारंभिक व्यय, और लास्ट ऑप्शन है कैश यानी कि नगद। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछा गया कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन सा है? ठीक है, काल्पनिक संपत्ति। तो इसमें से काल्पनिक संपत्ति कौन सा है? ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है वो आपका होता है काल्पनिक संपत्ति, जिसको बैलेंस शीट में सिर्फ नाम मात्र का दिखाया जाता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं होता, और प्रत्येक साल इसको पीएल में रिटर्न ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो गया हमारा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन टू हुम मनी इज ऑन्ड बाय ए फर्म इज कॉल्ड। यानी कि एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, डेटर्स यानी कि देनदार, सप्लायर यानी कि आपूर्तिकर्ता, सेलर यानी कि विक्रेता, और कस्टमर यानी कि ग्राहक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स। ठीक है, व्यक्ति से फर्म को धन देना है ना, तो फर्म को धन देना है यानी कि क्रेडिटर्स, जिसको फर्म धन देगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फर्म है और यहाँ पे कोई ए नाम का वर्क पर्सन है और ये इसको पैसा देगा, तो ये व्यक्ति फर्म के लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स। और अगर ये फर्म को देता तो ये हो जाता डेटर्स। ठीक है, फर्म जिसको पैसा देगा वो क्रेडिटर्स और फर्म जिससे लेगा वो होगा डेटर्स। तो इस हिसाब से ये इसका राइट आंसर होगा क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी समय के दौरान व्यय पर आय के अधिक को क्या कहते हैं? ठीक है, व्यय पर आय के अधिक को देखिए इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर आपका कम है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, सारा आंसर आपको ध्यान से पढ़ना है और जो सबसे ज्यादा लगे अप्रोप्रिएट कि ये आंसर हो सकता है, आपको उस पे टिक लगाना है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रॉफिट। लॉस नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, एसेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। एसेट्स दैट कैन बी कवर्ड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आर कॉल्ड। वे संपत्तियां जो अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित की जा सकती है कहलाती है। अल्प अवधि यानी कि कम समय में। ठीक है, कैश में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं यानी कि चेंज कर सकते हैं, नगद में हम उसको भंजा सकते हैं, वैसे संपत्तियों को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्थायी संपत्ति, मूर्त संपत्ति, तरल संपत्ति, चालू संपत्ति और निवेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लिक्विड एसेट्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स। ठीक, ये क्या होता है? 3 महीने के अंदर इसको कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। जिसको 1 साल के अंदर कैश में परिवर्तित कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स, और जो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास बना हुआ रहता है वो हमारा होता है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है, सॉरी टेंजिबल है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एसेट्स बोलते हैं हम अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, तो वो हमारा टेंजिबल एसेट्स कहलाता है। ठीक है, और यही टेंजिबल एसेट्स का जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आता है। फिक्स्ड एसेट्स को ही 2 भागों में बांटा जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और इनटेंजिबल में वो संपत्तियां आती है जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पैटेंट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
ठीक है, तो ये इंटेंजिबल का एग्जांपल है। चूंकि ये चीजें हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं कि अगर आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको इजिली समझ में आएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखता है, ए डिस्काउंट गिवन टू ए कस्टमर फॉर मेकिंग एन अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड। ग्राहक द्वारा समय से पहले भुगतान करने पर दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आप किसी से 10,000 रुपए का माल खरीदे, आपने 1 महीने का टाइम लिया और 1 महीना से पहले आप उसको भुगतान कर दे रहे हैं और उसके बदले में जो आपको छूट मिला, ठीक है, उस छूट को क्या कहेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट किनको दिया जाता है, व्यापारियों को दिया जाता है। किस पे घटता है, तो लिस्ट प्राइस पे घटता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट का पुस्तकों में हम लेखा नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट का पुस्तकों में लेखा करते हो, जहां नगद लेन देन होता है वहीं पे हम कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। ठीक है, बाकी आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर यही होगा आपका सी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपसे पूछा है। 2 प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टाइम के लिए खर्च किया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल के लिए, एक फाइनेंशियल या एक कैलेंडर ईयर के लिए खर्च होता है, उसकी उपयोगिता वहीं तक होती है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है। तो रिपेयर ऑफ मशीनरी, वेजेज ऑफ प्रोडक्शन, परचेज ऑफ बिल्डिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट रेवेन्यू है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और वेजेज ऑफ प्रोडक्शन भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रिपेयर ऑफ मशीनरी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम बिल्डिंग खरीदते हैं उसकी उपयोगिता हमको 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा हो गया सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। विच अकाउंट इज इफेक्टेड व्हेन ए कंपनी पेज सैलरी। जब एक कंपनी वेतन देती है तो कौन सा खाता प्रभावित होता है। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट यानी कि वेतन व्यय खाता, रेवेन्यू अकाउंट यानी कि राजस्व खाता, एसेट्स अकाउंट यानी कि संपत्ति खाता और क्रेडिटर्स अकाउंट यानी कि लेनदार खाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, यानी कि वेतन व्यय खाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ बिल्स रिसेबल। ठीक है, बिल्स रिसेबल का दूसरा नाम क्या है। तो ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसेबल, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट में आप लोग भी पोस्ट करिए और अपने आप को क्या बोलते हैं उसको देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, बाकी तो आंसर मैं यहां बता भी रहा हूं और आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ट्रेड रिसेबल। ठीक है, याद रखिएगा बिल्स रिसेबल का दूसरा नाम क्या कहलाता है, ट्रेड रिसेबल, सॉरी ट्रेड रिसेबल, बी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायबिलिटीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व नहीं है। तो लेनदार, दे ऋण, दे विपत्र, मशीनरी और आदत व्यय, यानी कि क्रेडिटर्स, लॉन पेबल, बिल्स पेबल, मशीनरी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहां सब पता चल रहा है ना कि ये आपका दायित्व है, ये भी दायित्व है, ये भी दायित्व है और ये भी दायित्व है। तो आपका जो मशीन है वो क्या है, एसेट्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। Which assets can be covered into cash within 1 year? कौन सी संपत्ति 1 वर्ष के भीतर नगद में परिवर्तित की जा सकती है। अभी हम लोग इस पे चर्चा किए हैं पहले। ठीक है, कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कैपिटल है और गुडविल है। तो इसका राइट आंसर होगा करंट एसेट्स। ठीक है, 3 महीने के अंदर जो होता है वो आपका टेंजिबल एसेट्स था और 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होगा वो आपका फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर होगा करंट एसेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी हम लोग चर्चा किए कि वैसे संपत्ति जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। और इसका 5 एग्जांपल आपको बताएं हम, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पैटेंट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
ठीक है, तो चले यहां से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है। तो कैश तो आपका नहीं है, लैंड नहीं है, गुडविल है। ठीक है, कौन सा है? गुडविल। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखता है? द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड। वह खाता जो मालिक के निवेश को दर्ज करता है क्या कहलाता है? कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ लायबिलिटीज पेबल विथ इन 12 मंथ्स। जो देनदारियां 12 महीने के भीतर चुकानी होती है उन्हें क्या कहते हैं? फिक्स्ड लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, डिफर्ड लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। इसमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है? ठीक है, नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट ये भी है, मैशिनरी नहीं है, ये आपका रियल अकाउंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डिस्काउंट भी है और रेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का ये क्या नेचर है या किस प्रकार बिक्री खाता किस प्रकार का खाता होता है? तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम लोग इसको इनकम के जैसा मानते हैं। परचेज को खर्च और सेल को इनकम, और जहां इनकम और सेल आता है वो किसके अंतर्गत जाता है? तो नॉमिनल के अंतर्गत जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन स्थगित राजस्व व्यय का उदाहरण है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर 3 ईयर यानी कि 3 वर्षों के लिए विज्ञापन व्यय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज कर्मचारियों को दिया गया वेतन, रेंट पेड इन एडवांस अग्रिम भुगतान किया गया किराया, मशीनरी की खरीद यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग यानी कि भवनों का मूल्य ह्रास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ऑफ 3 ईयर क्या होता है? स्थगित राजस्व व्यय एक उच्च लागत वाला व्यय होता है जो कई लेखावधि तक लाभ प्रदान करता है, जैसे भारी विज्ञापन खर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। कौन सा वित्तीय विवरण किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और जर्नल एंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैलेंस शीट। ठीक है, वित्तीय स्थिति कौन दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन को कौन दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स कैलकुलेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरनल कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन यानी कि कर गणना, लाभ की अधिकता, व्यापार लेन देनों को दर्ज करना, आंतरिक नियंत्रण और लागत में कमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या काम होता है? बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which of the following is not an intangible assets? इनमें से कौन सा intangible assets नहीं है? अभी हम आपको एग्जांपल बताए थे, गुडविल है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट भी है और पैटेंट भी है। तो कौन सा नहीं है? इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वेंट्री यानी कि माल, जिसको हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। Which of the following is a liability of business? निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय का दायित्व है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास लैंड यानी कि भूमि, डेटर्स यानी कि देयक, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार और मशीनरी यानी कि मशीनरी और गुडविल यानी कि ख्याति। तो इसमें से बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का लायबिलिटी में से कौन सा है? तो सीधा सा बात है क्रेडिटर्स। ठीक है, राइट आंसर इसका क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ए रियल अकाउंट। वास्तविक खाते की मुख्य विशेषता क्या है?
deal with expense and incomes, follow the rule, debit the receiver, credit the giver, related to tangible and intangible assets, does not appear in the balance sheet or only related to capital account। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेटेड टू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, यानी कि मूर्त और अमूर्त संपत्तियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देखते हैं। इन विच बुक आर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड, यानी कि सभी व्यवसायिक लेन देन सबसे पहले किस पुस्तक में दर्ज किए जाते हैं? लेजर, बैलेंस शीट, जर्नल, ट्रायल बैलेंस और कैश बुक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जर्नल। ठीक है, किस बुक में करते हैं? जर्नल, उसके बाद करते हैं लेजर, फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत आता है आपका बैलेंस शीट। और कैश बुक किसके अंतर्गत आता है? सब्सिडरी बुक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन आज का। So these are the 22 most important MCQs on accounting for your upcoming exam. We hope this session was useful for you. अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Also don't forget to comment below if you have any doubt. See you in the next video. Happy learning.